हेलो। कास्ट एनालिसिस के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच। अभी इसके पहले फर्स्ट कास्ट एनालिसिस के पहले पार्ट में हमने जो है शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस देखा। उसमें हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। हमने उसमें टोटल कॉस्ट अप्रोच पढ़ा, जिसमें टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखा। फिर एवरेज कॉस्ट कैटेगरी में हमने एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखा, मार्जिनल कॉस्ट देखा। लॉन्ग रन में हमने उनके बीच संबंध को भी देखा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच की। तो कॉस्ट का जो लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच है, लॉन्ग रन अप्रोच है, वो यह बताता है, लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच यह है जिसमें सारे संसाधनों को बढ़ाया जाना संभव होता है। इसका मतलब इसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, इसमें सारे जो कॉस्ट होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट ही होते हैं। तो टोटल अप्रोच जो है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल का, वो वही होगा जो शॉर्ट रन में होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की परिभाषा और उसका जो है पैटर्न भी वही होगा। जो टोटल कॉस्ट का जो पैटर्न है शॉर्ट रन में, वही लॉन्ग रन में ही होगा। बस अंतर यही है कि उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, लेकिन इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, इसमें सारे कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। तो मेन जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है एवरेज कॉस्ट अप्रोच की। उसमें हमने देखा था कि एक ही एवरेज कॉस्ट होता था जो यू शेप का होता है। लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच भी यही बताता है कि जो एवरेज कॉस्ट होता है वो यू शेप का होता है, लेकिन वो कैसे बनता है, बस ये एक डिफरेंस है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन जो कॉस्ट अप्रोच है उसमें क्या है, उत्पादन के संसाधनों की वजह से लागत में परिवर्तन संभव हो सकता है, क्योंकि तकनीक बदल सकती है, या जो प्रोड्यूसर है, जो इंटरप्रेन्योर है, वो अपने प्लांट का विस्तार कर सकता है। इसी मान्यता के आधार पर हम इसे समझने का प्रयास करें। तो शुरुआत में देखिए हम ये देखते हैं कि एक उत्पादक है जिसके पास 3 प्लांट हैं, 3 टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके पास 3 शॉर्ट रन कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है। पहला ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, फिर दूसरा है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 और तीसरा है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर वो आया, तो अगर वो उत्पादन का यह बिंदु लेता है, तो यहाँ पर वह शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 पे रहेगा, न कि सेकंड पे। सेकंड पे उसे इतना ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, जबकि उत्पादन उतना ही होगा, तो वह वहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 पे होगा। और वहाँ से वह इस बिंदु तक, मान लिया ये बिंदु ए है, ए बिंदु तक वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 पे ही रहेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर उत्पादन होगा, मान लिया अगर उत्पादन यहाँ तक आता है, तो वह शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 पे नहीं होगा। या तो वह प्लांट बदल लेगा या तो टेक्नोलॉजी बदल लेगा, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ एवरेज शॉर्ट रन 2 पे आ जाएगी, और ये यहाँ तक बी बिंदु तक वहाँ चलेगा, और बी बिंदु के बाद वो सी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच ये कहता है कि उत्पादक अपने प्लांटों का अपने इष्टतम आकार प्राप्त कर सकता है, और वह अपने संसाधनों और तकनीकियों की वजह से अपने कॉस्ट में भी कॉस्ट को मैनेज करने का प्रयास करता है। तो यहाँ तो यह हुआ, यह समझना हुआ कि व्हाट इज़ अ लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट स्केच करने का प्रयास करें, अगर बनाने का प्रयास करें, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ जस्ट मेक थ्रू द मोर देन 1 शॉर्ट रन कॉस्ट एवरेज कॉस्ट। माने कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को मिलाकर ही बनता है। इसे हम यहाँ से देख सकते हैं। इस चित्र में देखिए S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 इतने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हैं, और इनको हम इनके बिंदुओं को, इनके इष्टतम बिंदुओं को छूते हुए हम एक जो है कर्व बनाते हैं, जो कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनता है। अब चूँकि इसमें सारे एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हैं, तो इसीलिए हम इसे इन्वेलप कर्व भी कहते हैं। इन्वेलप का मतलब वो होता है इसमें कोई चीज़ कंटेन की जाती है, रखी जाती है। क्योंकि इस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हैं, इसीलिए इसे हम इन्वेलप कर्व भी कहते हैं। तो उत्पादन की सीमा क्या होगी, तो यहाँ पर जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जहाँ से काटेगा, वह किसी एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के भी मिनिमम पॉइंट को छुएगा, और साथ ही साथ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के भी किसी न्यूनतम बिंदु को, और किसी एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु को छुएगा। वो सारे के सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम बिंदु को नहीं छुएगा, वह किसी एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के भी मिनिमम बिंदु को छुएगा, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बिंदु को तो छूता हुआ गुजरेगा ही। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट रन अप्रोच में जो ये है कि मिनिमम AC
मिनिमम AC इज़ इक्वल टू MC, वो यहाँ भी सही है। बस अंतर यही है कि वहाँ पर हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, और यहाँ पर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे। तो ये है आपका लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच। अब हम कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं। कॉस्ट के डिफरेंट परिभाषा, छोटी छोटी परिभाषा जो 2 नंबर में आ सकती है या जाननी चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉनेटरी कॉस्ट से। तो व्हाट इज़ अ मॉनेटरी कॉस्ट? तो मॉनेटरी कॉस्ट उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उन सारे लागतों को कहा जाता है जिसको परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है, तो हम उसे मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं। मॉनेटरी कॉस्ट 3 कॉस्ट को जोड़ के बनती है। जनरली 2 कॉस्ट होती है, एक प्रॉफिट होता है, लेकिन ये 3 कॉस्ट को जोड़ के बनती है। तो पहले कॉस्ट को कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरे को कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, और तीसरे को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम सुस्पष्ट लागत कहते हैं, इसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वह होती है जो प्रत्यक्ष रूप से वहन की जाती है। इसका मतलब उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान इनका सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष रूप से इन्हें वहन किया जाता है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हम संसाधनों को जो हम पारितोषिक देते हैं, संसाधनों को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जो रिवार्ड देते हैं उनका, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका पूरा लेखांकन होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो परोक्ष रूप से दी जाती है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर अगर अपनी फैक्ट्री में खुद काम करता है तो उसे वेज मिलना चाहिए क्योंकि वो एज ए लेबर काम कर रहा है, लेकिन वो वेज नहीं लेता, वो लाभ में से ही अपना हिस्सा लेता है। तो यहाँ जो वेज है वो लाभ में छुपा हुआ है, तो इसलिए ये परोक्ष रूप से दिया जाता है। जैसे अगर एंटरप्रेन्योर अपने खुद को लैंड को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करता है तो उसे रेंट मिलना चाहिए, लेकिन वो रेंट नहीं लेता, वो लाभ में ही उसे सम्मिलित कर लेता है। तो इस तरह इसे इम्प्लिसिट कास्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कास्ट और इम्प्लिसिट कास्ट दोनों को मिला के जो कॉस्ट होती है उसे हम प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। और एक होती है नॉर्मल प्रॉफिट जो मॉनेटरी कॉस्ट का भी हिस्सा है। नॉर्मल प्रॉफिट यह है, यह लाभ का वह हिस्सा है जो लागत में ही सम्मिलित होता है। अगर यह नहीं मिलता तो एक उत्पादक अपने उत्पादन को आगे जारी नहीं रखेगा और वो शट डाउन कर देगा अपनी फैक्ट्री को, क्योंकि उसे लाभ का कुछ हिस्सा, थोड़ा हिस्सा जो उसे स्टिमुलेट करता है, जो उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में बने रहने के लिए उत्साहित करता है, वह उसे अगर नहीं मिला तो वह उत्पादन को बंद कर देगा। तो इसे भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मॉनेटरी कॉस्ट का ही हिस्सा मानते थे। इसके बाद एक और कॉस्ट होती है जिसे हम रियल कॉस्ट कहते हैं, इसे हम सोशल कॉस्ट के भी नाम से जानते हैं। यह प्योरली क्लासिकल इकोनॉमिक्स अप्रोच है। रियल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लिया कि अगर कोई फैक्ट्री किसी जगह लगाई जाती है तो वहाँ पर उत्पादन के प्रत्यक्ष और परोक्ष मॉनेटरी कॉस्ट के अलावा कुछ ऐसे भी कॉस्ट होते हैं जो वहन किए जाते हैं, जैसे प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, त्याग, दुख, ये जो चीज़ें होती हैं जो पूरी सोसाइटी को वहन करनी होती हैं, तो उसका सिर्फ एंटरप्रेन्योर से संबंध नहीं होता, उसका सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस में बने हुए लोगों से नहीं संबंध होता, वरन उसके अलावा भी लोग उसमें जो उस कास्ट को वहन करते हैं, तो ऐसे कॉस्ट को हम रियल कॉस्ट कहते हैं। और एक कॉस्ट का एक बड़ा अप्रोच, एक कॉस्ट का एक बड़ा क्लासिफिकेशन है जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। हिंदी में इसे अवसर लागत भी कहते हैं। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इसके सिनोनिम्स और भी है, जैसे इसको अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, और इसे ट्रांसफ़र कॉस्ट भी कहते हैं। अवसर लागत क्या है, हम इसे एक उदाहरण से समझें, परिभाषा उसके बाद देखेंगे। जैसे मान लें कि वी हैव ए फैक्टर एक्स, हमारे पास एक कोई संसाधन है एक्स, संसाधन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एक काल्पनिक उदाहरण है कि मान लिया एक फैक्टर एक्स है और उससे 4 चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कमोडिटी ए, बी, सी और डी, और 100 यूनिट, 120 यूनिट, 105 यूनिट और 125 यूनिट बनाई जा सकती हैं। इफ़ मान लिया कि हम 100 यूनिट का उत्पादन इससे करते हैं, तो इसका मतलब अगर हम इस फैक्टर एक्स से कमोडिटी ए बनाते हैं तो बी, सी, डी को हमें सेक्रीफाइस करना होगा, इसे हमें त्यागना होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूनिट किसका बनाया सकता है, वो डी का बनाया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि 100 यूनिट ए का बनाने के लिए वी सेक्रीफाइस द 120 ऑफ बी, 105 ऑफ सी एंड 125 ऑफ डी, हमने सेक्रीफाइस किया है। तो इसकी अवसर लागत या तो 120 बी या तो 105 सी या 125 डी होनी चाहिए। तो अवसर लागत यह कहती है कि किसी भी वस्तु की अवसर लागत दूसरे वस्तु की वह मात्रा होती है जिसका उत्पादन नहीं किया जा सका और वह उसका सर्वोत्तम वैकल्पिक प्रयोग होता है। तो यहाँ सर्वोत्तम वैकल्पिक प्रयोग 125 डी है। तो कमोडिटी
फैक्टर एक्स ए के 100 यूनिट की अवसर लागत डी की 125 यूनिट है। तो अवसर लागत की परिभाषा अब हम यहाँ दे सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इंस्टीड बाय द सेम फैक्टर आर बाय एन इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ फैक्टर्स कॉस्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इसका मतलब हम 125 डी भी बना सकते थे, लेकिन हमने इसको सेक्रीफाइस किया और हमने ए की 100 यूनिट बनाई। तो 100 यूनिट ऑफ ए की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वह डी की 125 यूनिट है। इसे हम यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक हम चित्र बनाते हैं। पीपी ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसका मतलब उत्पादन इसकी सीमा या इसकी सीमा के अंदर होगा। यहाँ पर अगर मान लिया OK1 और OL1 श्रम की OL1 मात्रा और पूंजी की OK मात्रा का प्रयोग करते हुए हम उत्पादन करते हैं। अब अगर हम OK की श्रम की पूंजी की मात्रा बढ़ा के OK1 से OK2 करते हैं तो श्रम की मात्रा हम घटा के OL1 टू OL2 कर देंगे। तो यहाँ पर K1 K2 अगर हमने बढ़ाई तो उसकी औसत लागत है L1 L2, या अगर हम L2 से L1 बढ़ाते हैं तो L2 L1 की औसत लागत है K1 K2। माने जिसको बढ़ाने के लिए जो छोड़ी गई वही उसकी औसत लागत मानी जाएगी। औसत लागत एनालिसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रोच है। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? इसका इम्पॉर्टेंस है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पैटर्न, लागतों को किस तरीके से हम सम्मिलित करें। हाउ टू प्रोड्यूस का यह उत्तर देता है कि जिसकी औसत लागत ज़्यादा है उस औसत लागत को हम कम करें। इसका मतलब सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जिसका हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर वो जिसका उत्पादन कर रहे हैं अगर उससे उसकी इम्पॉर्टेंस कम है तब तो उसका उत्पादन करें, नहीं तो फिर नहीं। दूसरा इम्पॉर्टेंस है एलोकेशन ऑफ फैक्टर, इससे हम संसाधनों का बंटवारा ठीक तरीके से कर सकते हैं। संसाधनों का बंटवारा का मतलब ये है कि हम किसका एलोकेशन किस सेक्टर में करें, किससे कौन सी चीज़ बनाएं जो संसाधन समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है उनको पहले इंगेज करें। दूसरा है बेस्ट ऑफ मॉडर्न, तीसरा है बेस ऑफ मॉडर्न रेंट थ्योरी। मॉडर्न रेंट थ्योरी क्या कहता है? यह माने कि जो लगान है वो त्याग का परिणाम है और यह औसत लागत से ही निकल के आती है कि आप कितना त्याग करते हैं उस हिसाब से आपका रेंट डिसाइड होना चाहिए। लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। पहली बुराई यह है कि इरेशनल एग्जम्पशन है। औसत लागत की जो मान्यता है कि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि बाज़ार में परफेक्ट कंपटीशन एक अव्यवहारिक अवधारणा है या एक बहुत आदर्श अवधारणा है जो पाई नहीं जाती। अगर कोई स्पेसिफिक फैक्टर है जिसका सिर्फ उसी में उपयोग किया जा सकता है, किसी और जगह उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो उसकी औसत लागत निकाली नहीं जा सकती। और अगर फैक्टर्स ट्रांसफ़र नहीं होते, अगर पूंजी को श्रम से, अगर इस चित्र से देखिए, अगर पूंजी श्रम से नहीं ट्रांसफ़र हो सकती तो हम यहाँ पर औसत लागत निकाल नहीं सकते। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थैंक यू।